और प्रोग्राम के सेगमेंट में जी मॉनसून वेदर की मुनासबत से अपनी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बात करेंगे मॉनसून का मौसम वैसे तो बारिशें लेके आता है, बारिशें बरसात सभी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्किन के मसले मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसमें हमें ख़ारिश, इन्फेक्शन, एलर्जी, फिर हीट रैश है, एक्जिमा, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हवा है इसमें नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है इस वेदर में। ख़ास तौर पे इन बीमारियों से हमने बचना कैसे है, रोज़मर्रा की कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमारी जिल्द को तरोताज़ा रख सकती हैं, खूबसूरत और सेहतमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सबको डिस्कस करने के लिए एक माहिर जो मुआलिज है या माहिर अमराज़ जिल्द है, उनका होना, उनसे रजू करना, बर वक्त रजू करना कितना ज़रूरी है, तो ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमने बुलाया जी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर किंजा आफ्ताब आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किंजा, आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, हमेशा की तरह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इट्स माय फेवरेट कलर। थैंक यू सो मच। इट्स बॉटल ग्रीन कलर, आई गेस। बॉटल ग्रीन, यस बिल्कुल। यानी आप ये जो वेदर है डॉक्टर किंजा, मॉनसून है, इसमें ज़ाहिर है बारिश में नहाना, ना भी नहाना चाहें तो हम भीग जाते हैं किसी न किसी तरह से, घर से बाहर निकलने वाले लोग। बारिश का पानी, हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाना, ये हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इस मौसम में कहते हैं कि हर तरह का कीड़ा बाहर निकल आता है। हाँ। अक्सर मैं छोटी होती थी, मेरी दादी माँ कहा करती थी कि जो सांप सारी वो हाइबरनेट किए होते हैं ना सर्दियों में, तो वो ये ऐसा हबस वाला मौसम होता है, प्लांट्स की तरफ नहीं जाना। जी बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें बाहर निकल आती हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को ओपीडी में देखने को मिलता है ना, स्किन रैशेज़ की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। उसमें डेफिनेटली ह्यूमिडिटी और हीट का और सन एलर्जी तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट कीड़े मकोड़े जो बाहर निकल आते हैं और रात को लोग सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ये आँख सूजी हुई है, यहाँ 2-3 इकट्ठे वो व्हील्स या तरप्पड़ बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है जो जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और समटाइम्स जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अपनी पेरिफ्रीज का ख्याल रखें। इस मौसम में ख़ास तौर पे ऊंची जगहों पे सोएं। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि गांव वाली साइड पे लोग नीचे भी बिस्तर लगा लेते हैं। तो इस तरह के मौसम में हमेशा आप चारपाई के ऊपर या 2 से 2 फुट की ऊंचाई के ऊपर सोएं और ख़ास तौर पे मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब इसके साथ साथ डेंगू का मौसम भी आना शुरू हो जाएगा, आने वाला है। हाँ। बिल्कुल। और मलेरिया, क्योंकि जैसे ही ये बरसात का मौसम आता है तो मच्छरों की अफजाइश भी शुरू हो जाती है, जगह जगह पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर्स हैं जो आपने करनी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है, ताकि आप कुछ इस तरह की बीमारियों से बच सकें जो खुदा न खास्ता आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और कुछ लंबा रिकवरी टाइम चल सकता है। इसके अलावा अगर हम स्किन की डायरेक्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें देखें, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस मौसम में, जैसे आपने जिक्र किया कि नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और फंगल इन्फेक्शंस ना कुछ लोगों और कुछ पॉपुलेशंस को ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर हम देखें बच्चों में ख़ास तौर पे स्कैल्प के ऊपर फंगल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं और सर के ऊपर खुशी का आना, दायरों की शक्ल में गोल रिंग्स का बनना या बॉडी के ऊपर गोल रिंग्स का बनना और आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाना, ये फंगल इन्फेक्शन की निशानियाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो डायबिटिक हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, तो डायबिटीज़ में फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और ऐसी जगहों पे आते हैं जैसे अक्लूडेड एरियाज़ होते हैं, जैसे फिंगर्स के दरमियान में, टोज़ के दरमियान में आपके बहुत बन जाते हैं, या जो पोशीदा जगह हैं पसीने की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, और आपकी डायबिटीज़ उसको ठीक भी नहीं होने देती। तो इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना और अपनी ऐसी जगहों पे जो अक्लूडेड हैं, जहाँ पे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं और पसीना रहता है और एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि फंगल इन्फेक्शन की अफजाइश ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे आपने हमेशा अपनी उन जगहों को ड्राई रखना है। पाउडर कर लें, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ सिर्फ टिश्यू पेपर से ड्राई करें, उंगलियों का मसा करें और ड्राई करें उसके बाद उंगलियों को, और फिर अपने मोज़े या जुराबें पहनें। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको मॉनसून के रिलेटेड जो चीज़ें आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं उनसे बचा सकती हैं। और बच्चों में ख़ारिश के, एलर्जी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, है ना जी? छोटे छोटे पानी वाले दाने बच्चों के निकल आते हैं। जी बिल्कुल। ये बच्चों की प्रॉब्लम क्यों इतनी ज़्यादा देखते हैं? अच्छा, एक तो ये देखें, हीट का तनासुब उतना ही होता है और साथ ह्यूमिडिटी और पानी ऐड हो जाता है, तो एक गर्मी दाने, खासी धूप के दरमियान निकलती है, धूप भी उस तरह से नहीं होती है।
या बहुत ज़्यादा भी निकल रही होती है, तो वो दोनों चीज़ें मिलके ना, एक हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरे साथ में ह्यूमिडिटी, तो उससे क्या होता है कि गर्मी दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अब गर्मी दानों की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसको हम, कुछ लोगों को बिल्कुल रेड कलर के छोटे 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 दाने निकले होंगे, पूरी बैक के ऊपर भरी होगी, और कुछ बच्चों को खासतौर पे जो निकलते हैं ना, इवन फेस के ऊपर भी आ जाते हैं, छोटे छोटे पानी वाले दाने होते हैं, बहुत बारीक, ऐसे पंक्चर करो तो पानी निकलता है उसके अंदर से। तो वो भी ये गर्मी दानों की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो बच्चों में और बड़ों में डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करती हैं। तो एक तो ठंडे एनवायरनमेंट में रहें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और अच्छा, ऐसे कपड़े, एसी ठंडे एनवायरनमेंट, एसी हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो फिर उनको कैसे उनकी केयर करनी? जी, ठंडे एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि आपने जो कपड़े पहने हैं अभी, अच्छा। क्या है कि मलमल और लॉन के कपड़े जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ, वो बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन अब क्या होता है बहुत मिक्स कपड़े आ चुके हैं मार्केट में और बड़े रेडिली अवेलेबल होते हैं, थोड़े सस्ते भी हो जाते हैं, तो हम वो पहनना शुरू कर देते हैं। अक्सर मैंने देखा होता है टी शर्ट्स पहनी होती हैं अक्सर बॉयज़ को, देखें ना बाहर जो घूम फिर रहे होते हैं, तो वो बहुत मिक्स में देख रही हूँ, नायलॉन की टी शर्ट्स पहनी, इतनी सख्त गर्मी और ह्यूमिडिटी में। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके ना मलमल के या लॉन के या प्योर कॉटन के कपड़े होने चाहिए, और होने चाहिए फुल स्लीव्स हों, फुल ट्राउज़र्स हों, ताकि एक तो आप जो भी कीड़े मकोड़े निकले हैं उनकी बाइट से बच सकें, दूसरा ये कि आप हीट की जो भी सन एलर्जीज़ हैं उससे बच सकें, और आपके गर्मी दानों से भी बचे रहेंगे, और उससे हवा का गुजर इतना अच्छा होता है कि आपका एनवायरनमेंट खुद ही ठंडा हो जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एसी के अंदर ही रहें, आप और भी बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जिससे आप गर्मी के असरात से बच सकते हैं। अच्छा, पसीना ज़्यादा आने से एक्नी फेस पे निकलना, ये भी प्रॉब्लम है पसीने की वजह से? पसीने से ज़्यादा ये सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। सीबम कहते हैं हम स्किन के ऑयल्स को, जो स्किन में ज़्यादा ऑयल्स बनते हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगेन ह्यूमिडिटी उसमें, यानी जो आपका नमी का तनासुब है वो इतना ज़्यादा है कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है और आपकी स्किन पे बहुत चिप हो जाती है, वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो ऐसे लोग जिनकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है और प्रोन टू एक्नी है, उनमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही क्लॉग होते हैं तो बैक्टीरिया आ जाते हैं और वहाँ पे फिर एक्नी के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा हम ये कहते हैं कि आप एक अच्छा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर रखें, जिसे आप सुबह शाम फेस वॉश करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके ये मसले मसाइल सेटल हो सकते हैं। क्योंकि लड़कियां, बच्चियों को ज़्यादा मसला होता है ना, ये उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चियां और बच्चे दोनों ही, जैसे ही एडोलेसेंस में आते हैं, टीनेज ईयर्स के एंड पे जाके उनको निकलना शुरू हो जाती है एक्ने। 80% पॉपुलेशन का खाने के लिए भी कुछ सजेस्ट करेंगे आप कि क्या हमें खाना चाहिए इस वेदर में, किस तरह की डाइट होनी चाहिए एक्ने के लिए? अच्छा, एक्ने के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। एक्ने के ट्रिगर्स में है डीप फ्राइड फूड, आपका एक्ने का बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो आप जितना फास्ट फूड लेते हैं और जितना डीप फ्राइड फूड, ऑयली चीज़ें लेते हैं, वो बहुत बड़ा ट्रिगर है एक्ने का। उसके साथ समटाइम्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है। तो आपने 1 कप ऑफ मिल्क काफ़ी है, 1 कप ऑफ योगर्ट काफ़ी है, ऐसे लोग जिनको एक्ने बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों के ट्रिगर्स हैं जैसे चीज़, नट्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये अपने, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चाय बहुत पीते हैं, हर एक का सारे ट्रिगर्स हों, डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। हर पर्सन का अपना ट्रिगर है और वो खुद आके बताते हैं कि जी कल हमने आम खाए थे, आज 2 दाने निकल आए हैं। तो ये हर पर्सन को पता होता है कि मेरा ये ट्रिगर है, तो यू हैव टू अवॉइड इट। तो कुछ लोगों का यूवी होता है, लाइक अब वो सन में जाएंगे ना तो दाने निकल आएंगे, तो आप यूवी ब्लॉक लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, अम्ब्रेलाज का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। और जिनके सेंसिटिव स्किन होती है उनको क्या रिकमेंड करेंगे आप? अच्छा, अब सेंसिटिविटी की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम जनरली एक ऐसी स्किन को सेंसिटिव स्किन कहते हैं कि जो जैसे ही सूरज में जाते हैं तो वो रेड हो जाते हैं बिल्कुल, और जैसे ही वापस आते हैं तो थोड़ा बेहतर हो जाते हैं, तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब सन प्रोटेक्शन की 2 प्रॉन्ग्स हैं। एक तो आप फिजिकल प्रोटेक्शन करते हो, जैसे अम्ब्रेला ले लिया, या आपने टी कैप पहन ली, या आपने शेड्स लगा लिए, गॉगल्स लगा लिए, तो आधा ब्लॉक हो जाता है सन यहीं से। दूसरी प्रोटेक्शन है आपकी सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन आपने ऐसी लगानी है जो कि जिंक बेस्ड हो, जिसमें थोड़ी सी वाइट कास्ट हो, तो उससे क्या होता है कि आपका बैरियर रिपेयर भी चलता रहता है साथ साथ, और आप सन की जो हीट का डैमेज है उससे भी बचे रहते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव स्किन वालों को जिंक बेस्ड सन ब्लॉक प्लस फिजिकल बैरियर्स, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बारिश में नहाने का हर एक को ज़ाहिर क्रेज़ होता है, अक्सर हर एक को तो नहीं कहेंगे, मोस्टली लोगों को। बारिश में, बारिश के पानी में जब आप भीग जाते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए, एहतियात क्या करनी? अच्छा, अब देखें जैसे हमारे शहरी इलाके हैं थोड़े, यहाँ पे आपको पता है हवा में पोल्यूशन है, तो जो इनिशियल रेन होती है, इनिशियल कुछ मिनट्स की रेन, वो एसिडिक होती है, काफ़ी एसिडिक रेन होती है। तो ये आपने ये कोशिश करनी है कि पहले कुछ 2-3 मिनट या 5 मिनट अवॉइड करें डायरेक्ट पानी में जाने से, क्योंकि उस वक्त
जितनी पॉल्यूशन है वो ज़मीन की तरफ आ रही होती है, और उसमें बहुत सारे केमिकल मटेरियल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, रैश कर सकते हैं, एक्जिमा कर सकते हैं। तो कोशिश करें जब फ़िज़ा थोड़ी साफ़ हो जाए 5 मिनट के बाद फिर नहाने के लिए निकलें। हाँ। और उसके बाद जब आप बारिश अच्छा, एंजॉय ये कर चीज़ पहले कभी किसी ने नहीं बताई है और ये बड़ा अच्छा आपने जी, point ये raise बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इनिशियल आपको पता है क्योंकि कितने जैसे ही बारिश होती है तो भागते हैं लोग नहाने के लिए ना, है ना, कि फिर अचानक बारिश रुक जाएगी। तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को कहती हूँ 2 मिनट रुक जाओ, कपड़े चेंज कर लो, ये स्विमिंग सूट पहन लो, या कुछ किसी तरह से उन्हें डिले करना और उसके बाद इंगेज करके आप उनको 5 मिनट के फिर वो इंजॉय करें, पूरा इंजॉय करके जब वापस आएँ उसके बाद थॉरो शावर लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोप से जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़, उससे अच्छा सा शावर लें और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें आपकी स्किन को, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी भी शायद कुछ केमिकल्स आपको लगे हैं या क्या। तो उसको एक थॉरली वॉश करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़ करें ताकि आपके उसके नुकसानात से आप बचे रहें। अच्छा, मॉनसून में सनस्क्रीन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चिपचिपी हो जाती है आपकी स्किन, पूरी बॉडी चिपचिपी, सर के इवन बाल, आप एक दिन शैम्पू वॉश करते हैं, दूसरे दिन दोबारा आपको करना पड़ता है, का गुजारा नहीं है। जी, इसके लिए स्पेसिफिक सन ब्लॉक्स आते हैं मॉनसून के सीज़न के लिए, जिनको हम कहते हैं लाइट लिक्विड बेस्ड सन ब्लॉक्स। आप उनको जैसे ही देखते हैं आपको पता चल जाता है कि वो बिल्कुल लिक्विड ही सन ब्लॉक्स होते हैं, और जैसे ही वो अप्लाई करते हैं ना वो चिप करते हैं वैसे गायब हो जाते हैं। और दूसरे जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स, वो भी ऐसे ही लगाते ही गायब हो जाते हैं और इस तरह नज़र नहीं आते। तो इस मौसम में आपने क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक्स या थिक सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता, उससे आपके एक्ने की ट्रिगर हो जाती है, सीबम प्रोडक्शन और बढ़ जाती है, और चिप और वो जो कहते हैं नहीं काला रंग, वो अब और टैन लगते हैं, ग्रेइश। तो वो जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और ग्रेइश आ रहा है, तो वो यही है कि आप रॉन्ग सन ब्लॉक लगा रहे हो। आपने सीजन के अकॉर्डिंगली भी सन ब्लॉक्स चेंज करने होते हैं। बच्चों के और बड़ों के इस वेदर के अंदर स्किन के इश्यूज सेम नहीं होते हैं, आप नहीं समझते? जैसे बुजुर्ग हैं घर में, जितने भी एजेड हमारे बड़े होते हैं, तो उनको भी स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। जी, मैं देखिए जब सेंसिटिव स्किन, बिल्कुल बुढ़ापा भी आपका बचपने की तरफ जाना ही है, तो जितने बच्चों की सिस्टम्स डेलिकेट होते हैं ना, ऐसे ही बुढ़ापे में भी आपके सारे सिस्टम्स ही डेलिकेट और फ्रेजाइल हो जाते हैं। तो सेम गोज़ फॉर स्किन भी इतनी ही नाजुक है। तो बच्चों और बूढ़ों में थोड़ा ज़्यादा हमने देखा है कि रैश का आना, स्किन की सेंसिटिविटी जल्दी होना, एक्जेमास जल्दी होना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैरियर इतने मैच्योर नहीं होते। बच्चों में इतने मैच्योर नहीं है बैरियर, अभी बन रहा है, स्किन अभी डेवलप हो रही है, और बुज़ुर्गों में तो वैसे ही ख़त्म हो रही होती हैं चीज़ें, तो डैमेज हो रहे होते हैं। तो इस सूरत में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक आर्टिफिशियल बैरियर बना के रखें। आर्टिफिशियल बैरियर आप कैसे बना के रखते हो स्किन का? वन गुड मॉइस्चराइज़र, वो सिंपल पेट्रोलियम जेली भी हो सकती है, ठीक है, वो सिंपल कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, जो भी आपको सूट करता है, जो लाइट वेट है, जिसको आप पसंद करते हैं। तो हमेशा शावर के बाद पूरे जिस्म पे, बच्चों को भी और बुज़ुर्गों को भी, एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उससे आप स्किन के बहुत सारे मसले मसाइल से बचे रहते हैं। अच्छा, और ये एक तो होता है ना फंगल इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे होता है, एक नेल्स में आपके फंगस होती है, जी, वो भी बड़ा इरिटेट करती है आपको इस वेदर के अंदर। जी, और वो सबसे ढीठ फंगस है जो कि ख़त्म नहीं होता, और उसके लिए हमें महीनों दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं, और फिर भी बहुत उसका अब रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो किसी दवाई को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो अब नए एंटी फंगल्स उसके लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए नाखून है ना, तो थोड़ा सा डेड पोर्शन है आप समझें, और वहाँ पे ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अब जो भी दवा खिलाते हैं वो एंड तक पहुँच ही नहीं पाती, ख़ासतौर पर जो टो नेल फंगस होती है, इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। तो इसलिए इसका ना सबसे पहले प्रिवेंशन का ख्याल रखें। अब ये जहाँ से होती है आपने वहाँ से बचना है। देखिए ऐसी जगहें जहाँ पे आप कॉमन स्विमिंग पूल्स हैं या कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे आपने नंगे पाँव या इस तरह से कांटेक्ट में नहीं आना किसी भी चीज़ के, कि नाखून के अंदर कोई फंगस चला जाए। और दूसरा ये कि बहुत लॉन्ग आवर्स की जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो बूट्स पहन के रखते हैं, तो वो नमी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से भी फंगस बनना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके बहुत लॉन्ग आवर्स हों तो दरमियान में कुछ 1 घंटे की ब्रेक मिलती है, तो उसमें फ्री करें अपने पाँव को, फ्री करें, उसमें से हवा का गुजर होने दें, उसको ड्राई करें, तो फंगस के बहुत सारे इस तरह के मसाइल भी हल हो सकते हैं। तो पैरों में और हाथों की तो कोई डाइट नहीं है, कोई ऐसा देसी टोटका नहीं है कि घर में ही हमको ये इस तरह का कोई थोड़ा सा कर लें कि उससे बेहतर हो जाए, एटलीस्ट ख़त्म तो नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। अच्छा, ये अपने मौलिज के मशवरे से आप ज़रूर करें, क्योंकि फंगस की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। समटाइम्स इट इज़ ज़ख़म बने होते हैं, तो उस पर ये नहीं करना आपने। लेकिन येस, ये प्रूवन है, साइंस बैक बात है कि विनेगर, हर घर में सिरका होता है, तो ख़ासतौर पर टो नेल फंगस में इस पे बहुत स्टडी हुई है कि जब आप सिरके के अंदर 10 मिनट के लिए अपने नाखून डुबो देते हैं और हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये अमल करते हैं,
तो देखा गया है कि 1 से 2 महीने के अंदर नेल फंगस गायब होना शुरू हो जाता है। और कोई भी सिरका हो सकता है? कोई भी सिरका हो सकता है, नॉर्मल सिरका जो अवेलेबल होता है, आप खाली भी यूज़ करते हैं? हाँ जी, खाली सिरका, उसको बेशक आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करें, कॉटन पे लगा के। हाँ जी, आप उसको डाइल्यूट कर लें, क्योंकि सिरका एसिडिक होता है ना, तो उस एसिड ने बेसिकली फंगस को ख़त्म करना है। अच्छा। तो उसको आप इस तरह से उसकी डाइल्यूशन कैसे करेंगे कि आधा सिरका लेंगे, आधा पानी लेंगे, उसको मिक्स करके एक महलूल बना लें और उसमें ऐसे डुबो दें अपने फिंगर्स। इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा देर नहीं डुबोना, ताकि ये ना हो कि एसिडिक है तो कोई रिएक्शन हो जाए, कोई बैरियर आपका ब्रीच हो जाए। तो इतनी सी अमाउंट 10 मिनट काफ़ी होती है। डाइल्यूटेड सिरका में आप भगोते रहें हफ्ते में 2-3 दफ़ा, तो उससे देखा गया है कि फंगस काफ़ी हद तक हील हो जाता है, बेहतर हो जाता है। और ये तो बड़ा अच्छा आपने तरीका बताया। अच्छा, जल्दी बीमारियों में कौन सी गलतियाँ हैं जो कि बीमारियों का बायस बनती हैं, और इसके अलावा क्या हम करते हैं, बदपरहेज़ी क्या नहीं करते जी हैं? जो मैंने मोस्ट कॉमनली देखा है ये है कि खुद से इलाज करते रहते हैं। पता नहीं जिल्द को लोग समझते हैं कि इसके लिए डॉक्टर के पास जाने या की फिर किसी ने कुछ बता दिया कि मैंने तो ये इस्तेमाल किया था तो मेरा तो बड़ा अच्छे घर में हर तरह का टोटका इस्तेमाल करके और एक्ज़मास को ख़राब करके उसके ऊपर प्याज लगे होते हैं, लहसुन लगे होते हैं, और पता नहीं लीमू और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा के तो हम तक पहुंचा जाता है। और उस वक्त वो सिर्फ एक्ज़मा नहीं रह चुका होता, उसमें फंगल इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें पता नहीं कौन कौन से इन्फेक्शंस इकट्ठे हो चुके होते हैं और वो बिगड़ा हुआ एक एक्ज़मा बन चुका होता है। तो यही हर बीमारी का है। अगर आप देखते हो कि 1 to 2 वीक्स में आपकी कोई स्किन कंडीशन ठीक नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम कर रही है आपको, तो ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि स्किन की बीमारियां बहुत डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ एक्ज़मास हैं, कुछ, और वो आम देखने वाली आंख नहीं बता सकती कि ये क्या है। ये समटाइम्स फंगल इन्फेक्शन और एक्ज़मास को मिक्स कर देते हैं लोग। तो अब देखिए, एक में आपने एंटी इन्फेक्शन की दवाइयाँ देनी है और दूसरे में स्टेरॉइड्स देने हैं, और अगर आप उसमें इन्फेक्शन के ऊपर स्टेरॉइड्स लगाते रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो जंगल हो जाएगा फंगस का पूरा। तो इसलिए स्किन को इतना वो ना लिया करें कि मामूली सी चीज़ है, ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा लॉन्ग हो रही है चीज़, तो ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। सही। अच्छा, सेहतमंद और अपनी अच्छी हेल्दी स्किन के लिए क्या रूटीन क्या होनी चाहिए? जी मैं कहती हूँ कि सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपको कुछ बहुत लंबी 25 केयर स्किन स्टेप नहीं चाहिए होते हैं स्किन केयर के। आपको 3 चीज़ें जो चाहिए, एक जेंटल क्लेंजर है, जैसे कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सिलिसिलिक एसिड बेस ले लें, अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो जेंटल सा क्लेंजर ले लें फेस वॉश करने के लिए। उसके बाद घर से निकलने से पहले आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, वो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है, और रात को एक मॉइस्चराइज़र। बस ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं, ये हर एक स्किन को चाहिए। इसके बाद जो चीज़ें हम ऐड करते हैं वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए हम एक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा किसी स्किन को कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपकी स्किन लॉन्ग टर्म यंग भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। और हमने तो अक्सर ये जो वीडियोस सोशल मीडिया पर देखते हैं, इसमें आपने देखा है कोरियन स्किन केयर, और मतलब अब तो साउथ अफ्रीका की बहुत सारी वीडियोस आती हैं, तो फिर वो इतना कुछ अप्लाई कैसे कर लेते हैं आप? मतलब आपके पास अगर 24 आवर्स हैं तो वो 24 आवर्स आपने स्किन के ऊपर ही तो नहीं लगे रहना है? नहीं लग सकते, बिल्कुल नहीं। आपको कीप इट सिंपल। आपने वो चीज़ करनी है जिसको आप कर सको, रोज़ाना कर सको। अगर आप 25 स्टेप्स करोगे ना, एक तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स होंगे, उसमें से एक आध केमिकल आपको रिएक्ट कर जाएगा। कुछ बच्चियाँ हैं, खासतौर पे टीनेज गर्ल्स हैं जो कि बहुत स्किन केयर करती हैं और उनकी स्किन को ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत हेल्दी और फ्रेश स्किन है, अभी तो बहुत छोटी हैं। और क्या होता है कि उसके बाद यही स्किन केयर करके या तो एक्ज़ेमा या एक्नी या स्किन का बैरियर ब्रीच करके सेंसिटिविटी के साथ आ रहे होते हैं। तो प्लीज़, अल्लाह ताला ने बहुत परफेक्ट आपकी स्किन बनाई है, जब कुछ ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे कि आपने क्या लगाना है। इस तरह से खुद से देख के मत लगाया करें। एक दफ़ा स्किन का बैरियर ब्रीच हो जाए ना, फिर बहुत मुश्किल है उसको वापस लाना। तो इसलिए अपनी स्किन का ख्याल रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आपकी इतनी प्यारी अच्छी स्किन बनाई है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं जो मैंने अभी बताई हैं। अच्छा, और ड्राई स्किन वालों को क्या रिकमेंड करेंगे आप? क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप बारिश में नहा लें, आप कुछ भी कर लें तो फ़ौरन आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्राई स्किन वालों को हमेशा मैं यही कहती हूँ, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि बैरियर बना के रखें। उनका स्किन बैरियर थोड़ा सा ख़राब होता है, और उसमें क्या होता है कि आपने हमेशा नहाने के बाद अगर एक कोकोनट ऑयल आप रख लें या पेट्रोलियम जेली रख लें, शावर लेने के बाद डैम्प स्किन के ऊपर, पूरी स्किन के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लगा लो ना, आपको सारा दिन ना खारिश होगी, ना कोई एलर्जन पेनिट्रेट करके आपकी स्किन के अंदर जा सकेगा, और आप बहुत सारी खारिश, एक्ज़ेमास और एलर्जी से बचे रहेंगे। तो ड्राई स्किन वालों के लिए एक यही सबसे मुफीद टिप है कि अपनी स्किन के ऊपर एक आर्टिफिशियल स्किन बना के रखें थ्रू अ मॉइस्चराइज़र। दैट्स इट।
ठीक। और बच्चों के लिए कुछ रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि वो मौसम है जिसमें हर तरह का कीड़ा बाहर आ जाता है, तो बच्चे जो उनको कोई ना कोई चीज़ काट लेती है, फौरी तौर पे माओं को क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने में तो टाइम लगता है ना, फौरी तौर पे कुछ चीज़ कोई लगाने के लिए? अच्छा देखिए, उसमें ये कि एंटी एलर्जिक सिरप हर घर में होते हैं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर उन्होंने रखे होते हैं एंटीहिस्टामिन सिरप्स जिनसे से एलर्जी सेटल होती है, रखना चाहिए। तो एक तो वो फ़ौरन से पिला दें, उससे बच्चे की जो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होनी थी, समटाइम्स होता है आजकल भेड़ काट जाती है या शहद की मक्खी काट गई या इस तरह, तो बहुत एकदम भी तो बहुत खटमल भी। अच्छा हाँ जी, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि इस मौसम में ना स्प्रे ज़रूर कराया करें, महीने में एक दफ़ा पूरे घर में बेड्स के नीचे से हर तरफ स्प्रे कराएं, क्योंकि ना ये बहुत कॉमन हमने देखा है कि इसको हम इंसेक्ट बाइट रिएक्शन कहते हैं। अब सुबह उठ रहे होते हैं बच्चों की एक लाइन में पूरा वो डॉट 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 रिएक्शन आया होता है ना, तो क्या होता है कि पेप्यूल्स बने होते हैं, रेड 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 दाने लाइन में बने होते हैं, वो कीड़ा एक तरफ से चलता है बच्चे के ऊपर, वो काटता जाता है वो लाइन बना देता है। तो ये बिस्तर के अंदर से निकलते हैं, बेड की उसमें लकड़ियों में चले जाते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने मैट्रेस के अंदर मैट्रेस के अंदर आप एक तो महीने में एक दफ़ा ज़रूर इन मौसमों सावन के मौसम में आप ज़रूर अपनी स्प्रेस कराया करें, बेड को अच्छे से झाड़ें, धूप लगवाएं, ये इस मौसम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे कि बच्चों को हमेशा फुल स्लीव्स और फुल ट्राउज़र कपड़ों में रखें इस मौसम में ख़ास तौर पे। अगेन हर तरह का कीड़ा पतंगा बाहर है, तो जितनी एक्सपोज्ड स्किन होगी चांसेस हैं कि उनको कुछ ना कुछ बाइट कर जाएगा, और कुछ ख़तरनाक कीड़े भी निकल आते हैं इस मौसम में। तो आपने क्या करना है कि आपने बच्चों को फुल स्लीव्स, जॉगर्स, जब बाहर निकलें पूरा कवर करके अपने आप को निकलें, और घर में बेड्स हमेशा क्लीन होने चाहिए, झाड़ के हर दफ़ा चादर आप अपनी क्लीन करके बेड को उठें भी, और सोने से पहले भी दोबारा से एक दफ़ा उसको क्लीन करें, अब चेंज करनी चाहिए बल्कि। तो मैं और डॉक्टर किंजा, जिन घरों में पेट्स हैं, ठीक है, उन माओं को भी बताएं कि उनको ज़्यादा इस वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे पास एक पेशेंट आई, तो उनको क्या था, दाने बन रहे थे और समझ नहीं आ रही थी, और वो किसी डर्माटोलॉजी की डिजीज़ में फिट नहीं हो रही थी चीज़। बाद में जब थोड़ा सा मैंने प्रोबिन किया हिस्ट्री में, पता चला कि उनकी एक कैट है, और उस कैट को असल में उसको जब थोड़ा सा प्रोबिन किया तो उसको स्केबीज़ थी। आपको पता है एनिमल स्केबीज़ भी होती है, तो क्या होता है कि आपके एनिमल्स के इन्फेक्शंस जब इंसानों को लगते हैं ना, वो डिफरेंट शेप ले लेते हैं, तो वो डायग्नोज करना ही उनको इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज़ बन रही है। तो फिर प्राइमरीली हमने उनको ट्रीट किया, उनकी कैट को ट्रीट किया, फिर उनको ट्रीट किया। तो इसलिए ये कोशिश करें, एक तो वैक्सीनेटेड होने चाहिए आपके पेट्स, हमेशा वैक्सीनेटेड पेट्स रखें अपने पास, और उनकी भी क्लेंजिंग का उतना ही ख्याल रखें, उनको क्लीन करें, रोज़ाना क्लीन करें, और उनको देखें कहाँ से होके आ रहे हैं, जब ज़्यादा फिर के बाहर से आएँ उनको नहलाएं धुलाएं क्लीन करें। तो बहुत सारी बीमारियाँ पेट से लग रही हैं लोगों को जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, तो इस तरह से इसका भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किंजा आपके आने के लिए।